हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेज में। तो बच्चों, आज हम 13वें और 14वें चैप्टर के न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि हम थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ चुके हैं और थ्योरी करने के बाद यदि न्यूमेरिकल किए जाएँ तो थ्योरी बहुत ही अच्छी हो जाती है। या आप ये कह सकते हो कि जो न्यूमेरिकल करेंगे उससे आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी काम आएंगे और राजस्थान बोर्ड में भी काम आएंगे और थ्योरेटिकल पोर्शन भी मजबूत हो जाएगा। और ध्यान रखना, जो भी न्यूमेरिकल पोर्शन है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। 60% न्यूमेरिकल आते हैं, 40% थ्योरी आती है। जब आप कोई भी कंपटीशन बैठते हो, जैसे नेवी है, एयरफोर्स है, एनडीए है, और अगर राजस्थान बोर्ड की बात करें तो इसमें भी कम से कम 10 से 12 नंबर के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में भी 10 से 12 नंबर के न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, तो इसलिए बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भी न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी वजह से मैं आपको थ्योरी कराने के बाद न्यूमेरिकल कराऊंगा। एक आपको न्यूमेरिकल कराया जाएगा कमलगिरी फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर। तो सभी बच्चे जुड़े रहें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे सभी बच्चे इस चीज़ का फ़ायदा ले सकें। क्योंकि मुझे पता है कि न्यूमेरिकल पोर्शन शायद ही किसी चैनल पर या किसी भी क्लासेज में करने के लिए मिलते हैं, या आप कह सकते हो बहुत कम मिलते हैं। तो जुड़े रहें। स्टार्ट करते हैं, 13वें चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, सबसे पहला न्यूमेरिकल क्या है। नंबर 1, हमारे पास कोई फोटोन दिया हुआ है। किसी प्रकाश सुग्राही सतह पर फोटोन आपतित हो रहा है, उसकी तरंग दैर्ध्य का मान दिया हुआ है 4000 एंगस्ट्रॉम। लैम्डा का मान कितना दिया हुआ है? 4000 एंगस्ट्रॉम। मैं करा रहा हूँ राजस्थान बोर्ड की बुक का पहला न्यूमेरिकल 13वें चैप्टर का, प्रकाश विद्युत प्रवाह तथा द्रव्य तरंगें, जिस चैप्टर का नाम है, और उसका पहला न्यूमेरिकल करा रहा हूँ। तो आप वहाँ से क्वेश्चन लिख सकते हो, या मैं बोल रहा हूँ उसको लिख सकते हो आप। फोटोन की तरंग दैर्ध्य का मान दिया हुआ है 4000 एंगस्ट्रॉम। ध्यान रखना, सभी बच्चों के लिए एनसीईआरटी, राजस्थान बोर्ड, सभी में ये न्यूमेरिकल कॉमन रूप से मिलते हैं। तो जरूरी नहीं है केवल राजस्थान बोर्ड के लिए, सभी के लिए कॉमन रूप से है। तो लैम्डा का मान कितना दिया हुआ है? 4000 एंगस्ट्रॉम है। अब हमें लैम्डा का मान दिया हुआ है। अब इस तरंग दैर्ध्य का जो फोटोन उस सतह पर आपतित हो रहा है, प्रकाश सुग्राही सतह पर आपतित हो रहा है, तब हम उसकी आवृत्ति ज्ञात करनी है। तो नंबर 1 तो क्या ज्ञात करनी है? आवृत्ति, अर्थात आप न्यू कह सकते हो, न्यू ज्ञात करनी है। नंबर 2 हमें ज्ञात करनी है उस फोटोन की ऊर्जा जो उस सतह पर क्या हो रहा है? आपतित हो रहा है, जिससे प्रकाश सुग्राही सतह पर, प्रकाश सुग्राही सतह का मतलब फोटो सेंसिटिव प्लेट, जिस सतह पर एक उचित आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो उससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ होता है। जिस सतह से कम ऊर्जा पर या कम आवृत्ति पर फोटोन आपतित कराने पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ होता है, उसके लिए प्रकाश सुग्राह्यता कम होती है, और जिसके लिए अधिक आवृत्ति, अधिक ऊर्जा के फोटोनों की आवश्यकता होती है इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए, उसके लिए सुग्राह्यता का मान कम होता है। जो ज़्यादा सुग्राही होगा तो इसका मतलब जल्दी इलेक्ट्रॉन से बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ हम बात करेंगे आवृत्ति और ऊर्जा की। तो ये लैम्डा इतनी तरंग दैर्ध्य के फोटोन किसी प्रकाश सुग्राही सतह पर आपतित हो रहे हैं। अब तब हमें उसकी आवृत्ति ज्ञात करनी है, ऊर्जा ज्ञात करनी है और संवेग ज्ञात करना है। तो संवेग, जिसको P से व्यक्त करते हैं, हमें ये 3 काम करने हैं। आवृत्ति ज्ञात करनी है, ऊर्जा ज्ञात करनी है और संवेग ज्ञात करना है। तो देखो, आवृत्ति ज्ञात करने के लिए आपको फॉर्मूला पता है, क्योंकि हमारे पास तरंग दैर्ध्य दी हुई है। और जब तरंग दैर्ध्य दी हुई है तो तरंग दैर्ध्य की सहायता से आवृत्ति कैसे ज्ञात करते हैं? अरे न्यूमेरिकल क्या होता है? नंबर 1 इसकी बात कर लेते हैं। तो नंबर 1 न्यूमेरिकल क्या होता है? C/λ होता है कि नहीं होता है? अरे न्यूमेरिकल C/λ होता है, मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया था। अब यहाँ C का मान रख सकते हो, लैम्डा का मान भी रख सकते हो, दोनों मान आपके पास अवेलेबल हैं। आप न्यू का मान ज्ञात कर सकते हो, बहुत ईजी न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल क्या हो जाएगा? C का मान कितना हो जाएगा? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड अपॉन, जहाँ C क्या है? प्रकाश का वेग है। तो प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। वैसे इसका एक्यूरेट मान तो होता है निर्वात में 2.99, लेकिन हम 3 रखते हैं, ठीक है। अब देखो, यहाँ लैम्डा का मान कितना दिया हुआ है? 4000 एंगस्ट्रॉम है। तो 4000 इंटू एंगस्ट्रॉम को किस में बदल लो? मीटर में। तो 10⁻−10 मीटर। एंगस्ट्रॉम को मैंने किस में बदल लिया है? मीटर में बदला है। तो मीटर में बदलने के लिए 10⁻−10 मीटर का क्या करेंगे? 10⁻−10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई कि नहीं? अब इसे आवृत्ति ज्ञात कर लो। इसको सॉल्व करना है केवल। तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे। जब ये ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा?
प्लस का होगा कि नहीं होगा, 10 की पावर माइनस 10 ऊपर जाकर ये किसका हो जाएगा प्लस का, तो कितना होगा 10 की पावर 18 होगा, 10 की पावर 8, 10 की पावर माइनस 10, जब ये ऊपर जाएगा 10 की पावर प्लस के 10 हो जाएंगे। वो आदर समान होने पर गुणा की क्रिया हम खाते हैं जुड़ जाती है, तो 8 प्लस 10 कितने हो गए 18 हो गए। तो या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 4 यहाँ पॉइंट लगा लो, पॉइंट लगाइए वहाँ, जब ये पॉइंट आगे जाएगा, देखो मैं आपको ट्रिक बताऊँ कि जब पॉइंट आगे जाता है तो आगे चलने का मतलब क्या है, प्लस से होता है, अरे आगे चलने का मतलब प्लस से, पीछे चलने का मतलब माइनस से। यदि पॉइंट आगे जा रहा है, आप कभी कभार इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं इसकी घातों को हल करने में, सर कहीं प्लस होता है कहीं माइनस होता है, आपको ये समस्या होगी। तो जब आप आगे जाते हो, पॉइंट को आगे लेके जाते हो तो प्लस हो रहे हो, जब आप पॉइंट को पीछे लेके जाते हो तो माइनस हो रहे हो। तो जब पॉइंट कहाँ जाएगा आगे, 1 2 3 0 आगे जा रहा है, मतलब प्लस करना है, तो 10 की पावर माइनस 10 प्लस 3, अरे ऐसी तो होगा। जब पॉइंट 3 0 आगे जा रहा है, 1 2 3, पॉइंट को मैं यहाँ लगा दूँ, अर्थात मैं इसको लिख दूँ न्यू इक्वल 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखनी, यदि आपको फाइनली मात्रक पता हो, जैसे आवृत्ति की मात्रक आपको पता है हर्ट्ज है, तो आप फाइनली मात्रक लिख सकते हो। यहाँ मात्रक लिखने की आवश्यकता नहीं है, कैलकुलेशन के दौरान मात्रक लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप 12th लेवल पर तो लिख लोगे। 12th लेवल पर टीचर्स भी बता देते हैं कि ऐसे मात्रक लिखना बहुत नेसेसरी है, तो 12th लेवल पर आप लिख सकते हो, लेकिन इसके बाद में कोई ज़्यादा नेसेसरी नहीं है। यहाँ से आगे आपको जरूरी नहीं है, कैलकुलेशन के दौरान मात्रक लिखो, लेकिन जब फाइनली आंसर आता है वहाँ मात्रक लिखना अनिवार्य है। तो यहाँ 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। देखो मैं पॉइंट यहाँ लगा हुआ है, यहाँ से मैं कहाँ भेज रहा हूँ, 3 आगे, 1 2 3 आगे, मतलब आगे जा रहे हैं तो +3 होगा, इसकी पावर +3 हो जाएगा, तो 4 इंटू 10 की पावर माइनस 10 प्लस 3, अरे ऐसी तो होगा, तो कितना हो जाएगा माइनस का 7, कितना हो जाएगा यहाँ माइनस का 7 हो जाएगा मीटर। अब इसमें इसका दे दो भाग और इसको सॉल्व कर दो ऊपर ले जा करके, न्यू इक्वल कितना हो जाएगा, अरे 3/4 कितना होता है, वैसे भी 3/4 75% होता है, तो 75 आएगा, तो इसका मतलब कितना हो गया, इसमें इसका भाग दोगे तो 0. डायरेक्ट नहीं आ रहा, 30 7 7 चौक 28, 2 बचे 5 इंटू ये ऊपर जाएगा तो कितना किसका हो जाएगा, प्लस का होगा कि नहीं होगा, और प्लस का हो जाएगा तो कितना हो गए 8 7 15 हो जाएंगे, तो 10 की पावर 15। अब देखो यहाँ मीटर से मीटर कट जाएगा, प्रति सेकंड बचेगा सेकंड इनवर्स, बचेगा कि नहीं बचेगा, अरे यहाँ देखो मीटर से तो क्या कट गया, मीटर कट गया और केवल प्रति सेकंड बचा, प्रति सेकंड का मतलब हो जाएगा हर्ट्ज, अरे आवृत्ति को हर्ट्ज में मापेंगे, तो न्यू इक्वल कितना हो जाएगा। अब पॉइंट पीछे ले जाओ, जब आप एक पॉइंट पीछे लेके गए, पॉइंट पीछे का मतलब माइनस से, तो यहाँ क्या कर देंगे -1 कर देंगे, घात में से 1 कम कर देंगे तो कितना बचेगा 7.5। अरे हम पॉइंट को एक पीछे लेके गए, एक पीछे ले जाने का मतलब घात में से -1 करना, तो यहाँ से -1 करेंगे तो 10 की पावर 14 बचेगा, तो कितना हो जाएगा इंटू 10 की पावर 14 सेकंड इनवर्स या प्रति सेकंड, इसको आप हर्ट्ज कह सकते हो। क्या कह सकते हो, क्योंकि आवृत्ति हर्ट्ज में मापी जाती है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 7.5 इंटू 10 की पावर 14। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब समझ में आ गया हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये यहाँ आपको हर्ट्ज थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, हर्ट्ज, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। फिर मैं नेक्स्ट आगे बात करते हैं, हम ऊर्जा के बारे में बात कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया, अब इसको आप ध्यान रखना, मैं इसे कोई भी नोट्स नहीं भेजूंगा, मैं डायरेक्ट बोर्ड पर कराऊंगा और आपको स्क्रीनशॉट लेना है और लिखना है, समझना है। समझ में नहीं आए तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और मैं फ़ोन मुझसे थोड़ी सी दूर है, इसलिए मैं स्क्रीन छोटी होने की वजह से मैं आपके कमेंट्स नहीं पढ़ पाता हूँ, तो नेक्स्ट क्लास में आपके प्रश्न का आंसर ज़रूर दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं ऊर्जा की। तो हमारे पास आवृत्ति कितनी आ गई, अरे हमारे पास आवृत्ति न्यू का मान कितना आया है 7.5 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज, इतना ही तो आया है। हमें इसकी ज़रूरत पड़ जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ रख लिया है। देखो ऊर्जा ई इक्वल क्या होता है, ई इक्वल एच न्यू, अरे ई इक्वल क्या होता है, एच न्यू होता है कि नहीं होता है। अब देखो यहाँ ई इक्वल कितना हो जाएगा, एच की वैल्यू आपको पता है, प्लांक नियतांक, मैंने जब थ्योरी पढ़ाई थी कई बार बताया था मैंने आपको, तो कितना आ जाएगा 6.63 इंटू 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकंड।
मात्रक क्या होता है, अरे मात्रक क्या होता है, जूल इंटू सेकेंड होगा, तो जूल इंटू सेकेंड। या मैं कह रहा हूँ कि इसको सॉल्व करते वक्त भले ही मत रखो मात्रक, लेकिन आपको 12th लेवल है, चलो ठीक है रख ही लेते हैं, आगे चल के आप मात्रक भूल जाओगे। ऐसे जब आप केमिस्ट्री की रिएक्शंस करोगे तो बैलेंस करना भूल जाओगे। आपको 12th लेवल पे तो इतना है कि केमिस्ट्री की जैसे रिएक्शंस की और उसको आप बैलेंस करोगे, अभिक्रिया को संतुलित करोगे, करोगे नहीं करोगे। जब आप ग्रेजुएशन में केवल आपको अभिक्रिया लिखनी है, कौन कौन से अभिकर्मक हैं और उनसे कौन कौन से उत्पाद प्राप्त हुए, केवल वो लिखना है, बैलेंस की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। बैलेंस किया नहीं किया उससे ये देखना मूल उत्पाद क्या बन रहा है, मूल अभिकर्मक क्या क्या है। तो सेम यही सिस्टम यहाँ चलेगा, इतना ज़्यादा गौर नहीं किया जाएगा मात्रकों पर। हाँ फाइनली मात्रक की जरूर आवश्यकता होगी। तो 6.63 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड क्या हो गई, एच का मान हो गया, प्लांक नियतांक का मान हो गया, इंटू आवृत्ति का मान कितना आया है, अरे हमने भी ज्ञात किया 7.5 इंटू 10⁻14। अभी हर्टज एसआई पद्धति में जूल इंटू सेकेंड भी किस में, एसआई पद्धति में। यदि यहाँ ऊर्जा एसआई पद्धति में ज्ञात करनी हो तो जूल में आ जाएगी, लेकिन यदि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करनी हो तो हम इसको थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे। यहाँ क्वेश्चन में दिया होगा यदि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करनी है, तो मैं यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी बता रहा हूँ, जूल में भी बता रहा हूँ, किसी में भी पूछी जाए वो देख लेना। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछी जाए तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अनुसार मैं बता रहा हूँ, जूल के अनुसार भी बता रहा हूँ कि किस प्रकार से जूल में और किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करेंगे। तो अब इस प्रकार से जो ऊर्जा आएगी वो जूल में आएगी, क्योंकि यहाँ हर्टज एसआई पद्धति में इसका मात्रक है, और यहाँ भी क्या है, क्योंकि यहाँ आप यहाँ प्रति सेकंड रख लो, देखो प्रति सेकंड, इससे पहले प्रति सेकंड भी तो आया था, प्रति सेकंड को ही तो मैंने हर्टज कहा था। तो प्रति सेकंड से सेकंड कट जाएगा, जूल ही तो बचेगा, ऊर्जा जूल में आ गई, आएगी कि नहीं आएगी। हम उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल लेंगे। यदि क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा जाएगा तो हम जूल को किस में बदल लेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ई कल कितना हो जाएगा, करो इसका मल्टीप्लाई, कितना हो गया 49.7 इंटू अरे 6.63 इंटू 7.5, इसका मल्टीप्लाई कितना होगा 49.7 ही हो रहा है क्या, देखना, हाँ इतना ही हो रहा है। अब देखो, अब इनका हिसाब किताब कर लेते हैं। तो इनका हिसाब किताब कैसे करोगे, 10⁻−34 10⁻14। देखो आधार समान होने पर गुणा की क्रिया में घातें जुड़ जाती हैं घातांक के नियम से, तो इन दोनों को जोड़ दो, तो कितना बचा, अरे इसमें 14 हटा दो इसमें से, तो माइनस का बचेगा, माइनस का कितना बचेगा 20 बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, तो 10⁻−20, अरे -34 प्लस के 14 10⁻−20। अब देखो सेकंड प्रति सेकंड, इसका मतलब क्या है सेकंड, इसका प्रति सेकंड का मतलब क्या है 1/सेकंड, ऐसे ही तो लिखा है, उसी को तो मैंने इनवर्स में व्यक्त किया है। लेकिन ऐसे बच्चों की तरह लिखना सही नहीं है, ऐसे लिखो शानदार तरीके से, सेकंड इनवर्स। तो यहाँ सेकंड से सेकंड कट गया, केवल जूल ही तो बचा, तो जूल, ऊर्जा जूल में ही आनी चाहिए, वो जूल में ही आ रही है। और ई इक्वल कितना हो गया, देखो मैंने आपको कहा था पॉइंट जब आगे जाएगा, पॉइंट जब आगे जाएगा तो यहाँ क्या होगा, प्लस होगा, आगे जाने का मतलब प्लस से होगा। तो 4.97 प्लस 1 का मतलब यहाँ कितना हो जाएगा 10⁻−20 प्लस 1 10⁻−19 हो जाएगा, 10⁻−19 जूल। बात समझ में आ गई कि नहीं, ये जूल में ऊर्जा आ गई, उस फोटोन की ऊर्जा आ गई जिसकी तरंग दैर्ध्य का मान 4000 एंगस्ट्रॉम है। फोटोन की तरंग दैर्ध्य जिसका मान कितना है 4000 एंगस्ट्रॉम, उसकी ऊर्जा कितनी हो गई 4.97 इंटू 10⁻−19 जूल। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि नहीं। अब हम इसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यदि क्वेश्चन पूछे जाए तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना, अन्यथा यहीं तक छोड़ देना। तो देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, चूंकि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻−19 जूल होता है कि नहीं होता है। अरे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान इतना ही तो होता है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻−19 जूल, इतना ही तो होगा। अब यहाँ से अगर बात करें हम 1 जूल की, तो 1 जूल कितना हो जाएगा 1/, देखो कभी भूल जाते हैं कि हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना है, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है, या किलो को ग्राम में बदलना है, ग्राम को किलो में बदलना है, तो वहाँ कन्फ्यूज हो जाता है गुणा करें या भाग दें। सच कह रहा हूँ कि नहीं, अरे वहाँ कभी कभार कन्फ्यूज हो जाते हैं गुणा करें या भाग दें। किसी राशि को अन्य दूसरी राशि बदलना है तो किसी राशि का जो नियत एक फिक्स है कि जैसे इसमें एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻−19
जूल है। अब इसको हमें किस में बदलना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये आपको कन्फ्यूजन हो कभी कभार हो जाता है। बोले आपको करना है कंटेस्ट तो कि उसका भाग देना है या गुणा करना है, इसको हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट बदलना है तो गुणा करना है या भाग देना है। तो आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, एक काम करो देखो, तो यहाँ ज्ञात कर लो 1 जूल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होंगे। देखो इसको नीचे भेज दो तो कितना बचेगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इक्वल, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है 1 जूल में, इसको इधर लेके आ गया इसके नीचे, तो 1 जूल इक्वल कितना हो गया 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 जूल का मान आपके पास इतना है या नहीं है, तो इतने जूल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होंगे, 1 जूल में कितने हैं 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 1 जूल में, तो इतने जूल में कितने होंगे इंटू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, अर्थात इसमें इस राशि का भाग देना है किसका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का। तो ध्यान रखना जब हमें ये कन्फ्यूजन हो जाएगा हमें भाग देना है गुणा करना है तो उसको इस प्रकार से लिख लो, लिखा है कि नहीं लिखा है। जैसे आपको किसी को किलो को ग्राम में, ग्राम को किलो में बदल रहे हो तो 1 किलो इक्वल कितना होता है, कितना होगा 1000 ग्राम होगा। अब इसमें क्या करोगे आप कि किसको किस में बदलना है, तो ध्यान रखना यदि ग्राम में दिया हो किलो में बदलना है तो 1 ग्राम निकाल लो ना, इसको नीचे भेज दो, तो 1 ग्राम में इतना है तो इतने ग्राम में कितने किलो हो गए उसको मल्टीप्लाई कर दो। यदि ऐसे ही किलो में ग्राम दिया हो तो इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, मतलब इकाई में ज्ञात कर लो, 1 का मान इतना है तो इतने का मान इतना, उसका मल्टीप्लाई कर दो। बात समझ में आ गई कि नहीं। कहीं भी ऐसा कोई भी कन्फ्यूजन हो गुणा करना भाग करना तो उसको पहले ऐसे लिख लो, लिखने के बाद में वो ईजी हो जाता है। जैसे मैंने ये लिख लिया है तो 1 जूल इक्वल ज्ञात कर लिया कि इतने 1 जूल में इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं, कितने होंगे वो सामने आपके कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल इतने जूल है, तो 1 जूल में कितने होंगे इसको नीचे भाग दे दो, 1 जूल में इतने हैं तो इतने जूल में कितने हैं इंटू इतना कर दो, हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ इक्वल कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलेंगे तब 97 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन, भाग देना है, अरे देना है कि नहीं देना है भाग, तो भाग दे दो -19 जूल। अब कितने का भाग देना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कितना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इस जूल को हटाओ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा सीधा, तो कितना आ गया, यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। 4 पॉइंट इसमें भाग दे दो, देखो इसमें भाग दे करके क्या आएगा, इससे तो ये कट ही गया, इसमें भाग दो जल्दी फटाफट, कितना आ गया 4.97 अपॉन 1.6, तो कितना भाग दे करके कितना आ रहा है, जल्दी करो इसको कैलकुलेट। इस पॉइंट से पॉइंट हटा लो, इसके बाद में 1 0 नीचे बढ़ा लो, और 1 0 नीचे बढ़ाने के बाद में जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3.10 आ रहा है कि नहीं आ रहा है 3.10, देखो इतना ही आ गया, किस में आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आ गया कि नहीं। फिर इसका तो भाग दे सकते, पॉइंट हटिया तो 1 0 नीचे आ जाएगा और फिर उसका आराम से भाग दे लेना, तो इतना ही आ रहा है 3.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी करो स्क्रीनशॉट लो। समझ में आ गया कि नहीं। अब बात कर लेते हैं हम किसकी, संवेग की। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, संवेग। बहुत आसान न्यूमेरिकल है, कुछ भी नहीं है इनमें, बस थोड़ा सा मन लगा कि पहले थ्योरी पढ़ लो उसके बाद इनको हल करने बैठ जाओ तो बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएंगे। अब देखो संवेग की बात कर लेते हैं। संवेग P इक्वल क्या होता है, h/λ। अरे होता है कि नहीं होता है, थ्योरी में पढ़ा था हमने, P इक्वल h/λ। और जिस स्टूडेंट ने थ्योरी अभी तक नहीं पढ़ी हो तो वो फिलहाल इन फॉर्मूलों को ही याद करता चले, और बाद में लेकिन थ्योरी जरूर पढ़नी है, उसके बाद में इनको सॉल्व करना है, तब ये आपकी एकदम कंप्लीट हो पाएंगे। अन्यथा आपने पहले केवल न्यूमेरिकल कर लिए तो कोई मामला सेट नहीं हो पाएगा बिल्कुल भी। तो यहाँ P इक्वल कितना हो जाएगा h/λ। तो P का मान P इक्वल H का मान कितना होता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड अपॉन, मैं मात्रक नहीं रख रहा, अब लैम्डा इक्वल क्या है 4000 एंगस्ट्रॉम इंटू एंगस्ट्रॉम को मैं मीटर में बदल लेता हूँ तो कितना आएगा 10⁻−10, इतना ही तो होगा। अब यहाँ पॉइंट है, इसको मैं आगे भेज रहा हूँ 1 2 3 अंक आगे भेज रहा हूँ, तो प्लस इस पर 3 होगा तो कितना हो जाएगा 10⁻−7 होगा कि नहीं होगा। तो P इक्वल कितना हो जाएगा 6.63 इंटू 10⁻−34 अपॉन 4 इंटू 10⁻
कितना हो गया -7, क्योंकि 0.3 अंक आगे आया है तो +3 हो गया। मैं कैलकुलेशन अब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से बच्चों की ये कंडीशन है, उन्होंने मुझसे कई बार पूछा सर हम पर कैलकुलेशन नहीं आती, कंसेप्ट तुम बताते हो मेरी अच्छी तरह समझ में आता है लेकिन कैलकुलेशन नहीं हो पाती है, और मैं आपको कैलकुलेशन को छोड़ देता था, इसको आप कर लेना, अरे जोड़ घटा गुणा भागी 2 है। तो बहुत से बच्चों की समस्या है कि घातें हल नहीं होती हैं, पता नहीं वो 6वीं 7वीं क्लास में फैलती पता नहीं क्या था कि उन पर भाग भी नहीं आते हैं। तो भाग तो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा आप अभ्यास करोगे, आप जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे न्यूमेरिकलों का उतने आपके ईजी हो जाएंगे। आप ये सोचें कि केवल हम हिंदी की तरफ पढ़ लेंगे ये ऐसे होगा, इसमें ये फॉर्मूला लगेगा, तो सॉल्व नहीं होने वाले। फॉर्मूला आप लगा दोगे, कंसेप्ट लगा दोगे, लेकिन हल तो आपको ही करना है। आप कहेंगे सर आप हल कराओगे तो मैं जोड़ घटा गुणा भाग कराऊंगा तो कितना टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा। हालांकि मुझे तो डायरेक्ट याद है सब, इसका इतना आएगा, इसके भाग देने पर इतना आएगा, फिक्स है, तो मैं आपको जल्दी रख ही देता हूँ, तो इतना टाइम वेस्ट नहीं होता है। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कैलकुलेशन आपको करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन का अभ्यास करना है, जिससे कैलकुलेशन पावर आपकी स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, तो यहाँ कितना आ गया 10 की पावर -7 हो गया। अब इसको सॉल्व करो, p इक्वल कितना आ गया, इसमें इसका भाग दे दो कितना आ जाएगा 1 इसमें भाग दोगे तो 6 इंटू 10 की पावर, अब देखो ये ऊपर जाएगा तो +7 हो गया, +7 हो गया, 10 की पावर -34 +7 तो कितना हो जाएगा -27 होगा, 10 की पावर -27, 10 की पावर -27। अब समव्य किस में आता है, p इक्वल कितना होता है mb होता है, तो द्रव्यमान कितना हो जाएगा kg इंटू मीटर प्रति सेकंड, तो इसका मात्रा क्या हो जाएगा, क्योंकि बाद में मात्रा लिखना जरूरी है, मीटर प्रति सेकंड। समझ में आ गया कि नहीं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, तो kg इंटू मीटर प्रति सेकंड। समझ में आ गया हो तो स्क्रीनशॉट लो जल्दी, इसका जल्दी करो। समझ में आ गया कि नहीं, अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं, जल्दी स्क्रीनशॉट लो इसका। तो अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। तो ये जो पहला था ये था 13वें चैप्टर का 13.1 कह सकते हो, जो पाठ्य निहित प्रश्न है, जो बुक में पाठ्य निहित प्रश्न दिए उसका पहला है। अब दूसरे की बात कर लेते हैं। देखो दूसरे में क्या पूछ रहा है और क्या दिया हुआ है। जो दूसरा न्यूमेरिकल है उसमें दिया हुआ है कि 100 वाट का कोई प्रकाश स्रोत है, 100 वाट का कोई प्रकाश स्रोत है और 1 वाट प्रकाश स्रोत है। इसमें 1 वाट का मतलब ये है कि एक ऐसा बल्ब मान लो, आप कोई भी एक 100 वाट का बल्ब है, उसे 1 वाट प्रकाश स्रोत है, मतलब उससे 1 वाट का या तो लाल रंग का बल्ब है वो, या हरे रंग का, किसी भी एक कलर का वो बल्ब है, जिससे प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोनों की संख्या 4 × 10 की पावर 20 है। अब प्रति सेकंड उससे उत्सर्जित फोटोनों की संख्या भी दी हुई है। नंबर 1 तो क्या दिया हुआ है, उसकी शक्ति दी हुई है, पावर दी हुई है, वाट, अरे शक्ति को वाट में मापते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, उसकी शक्ति दी हुई है। बल्ब कितने वाट का है या कोई भी प्रकाश स्रोत दिया हुआ है, तो सेकंड न्यूमेरिकल है, तो पावर कितनी दी हुई है, शक्ति 100 वाट, उस प्रकाश स्रोत की शक्ति 100 वाट दी हुई है, और उससे प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोनों की संख्या, मैं प्रति सेकंड बात कर रहा हूँ, अर्थात n, फोटोनों की संख्या को मैंने स्मॉल n से व्यक्त किया है, तो कितनी है 4 × 10 की पावर 20। इतने फोटोन 1 सेकंड में उत्सर्जित होते हैं इस 100 वाट के बल्ब से, मतलब कोई भी प्रकाश स्रोत हो सकता है, उस प्रकाश स्रोत से इतने फोटोन प्रति सेकंड उत्सर्जित होते हैं। तो अब एक बात तो प्रति सेकंड बात कर रहा है, तो प्रति सेकंड के लिए शक्ति क्या होती है, शक्ति क्या होती है, P इक्वल क्या होता है W/T, अरे होता है कि नहीं होता है, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है कि नहीं कहलाती है। तो यहाँ अगर 1 सेकंड उत्सर्जित फोटोनों की संख्या है, तो 1 सेकंड यदि इसके लिए रखेंगे तो P इक्वल क्या हो जाएगा, P इक्वल क्या हो जाएगा W, कार्य क्या हो गई, शक्ति होगी कि नहीं होगी, किसके लिए, 1 सेकंड के लिए। मैं 1 सेकंड की बात कर रहा हूँ, तो 1 सेकंड के लिए T का मान हमने 1 रख लिया, तो P इक्वल क्या हो गया W, होगा कि नहीं होगा। तो शक्ति क्या हो गई, कार्य हो गई, अरे हो गई कि नहीं हो गई। अब कार्य ऊर्जा प्रमेय से कार्य ही क्या है, ऊर्जा है, तो मैंने कार्य ऊर्जा प्रमेय से यहाँ W इक्वल क्या कर दिया, E कर दिया। बात समझ में आ गई कि नहीं, किसके लिए, चूंकि 1 सेकंड के लिए, क्योंकि यहाँ उत्सर्जित फोटोनों की संख्या दी हुई है, वो 1 सेकंड में उत्सर्जित फोटोनों की संख्या दी हुई है। अब इसका मतलब आपके पास जो कुल ऊर्जा है, जहाँ E क्या है,
सभी फोटोनों की कुल ऊर्जा, 1 सेकंड में उत्सर्जित सभी फोटोनों की कुल ऊर्जा है। अब हमें एक फोटोन की ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो क्या करेंगे, अर्थात आप क्या कह सकते हो, यहाँ जो 100 दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, वो जितने भी फोटोन उत्सर्जित हो रहे हैं उन सभी फोटोनों की कुल ऊर्जा है। यहाँ ई क्या है, या आप यहाँ किसे व्यक्त करोगे, इसको ई डैश से व्यक्त कर लेते हैं, क्योंकि आगे हम जो ऊर्जा आएगी, एक फोटोन की ऊर्जा आएगी, उसको ई से व्यक्त कर लेंगे, या उसको ई डैश से व्यक्त कर लेंगे, या इसको ई से रहने दो तो उसको हम ई डैश से व्यक्त कर लेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि नहीं। जहाँ ई कुल ऊर्जा है और मैं ई डैश से व्यक्त करूँगा, वहाँ ई एक फोटोन की ऊर्जा होगी, और हम एक फोटोन से संबद्ध तरंग दैर्ध्य यहाँ ज्ञात करेंगे। अर्थात हमें यहाँ ज्ञात करना है लैम्डा। क्या ज्ञात करना है, एक फोटोन से संबद्ध तरंग दैर्ध्य, या जो फोटोन है उसको प्रकाश की 2 रूप हैं, एक तो तरंग रूप, एक फोटोन रूप, तो उसकी भी तरंग दैर्ध्य होती है, तो हमें वह तरंग दैर्ध्य लैम्डा का मान ज्ञात करना है। तो अब एक बात बताओ, कुल ऊर्जा कितनी दी हुई है, 100। अरे यहाँ शक्ति ऊर्जा बन गई है क्योंकि 1 सेकंड के लिए, तो कुल ऊर्जा कितनी दी हुई है, 100 दी हुई है। यदि 100 में कुल ऊर्जा में, अर्थात हम ई में भाग किसका दे दें, यहाँ देखो, कुल ऊर्जा में यदि हम भाग दे दें फोटोनों की संख्या का, कुल ऊर्जा में किसका भाग दे दें, फोटोनों की संख्या का, तो यहाँ क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एक फोटोन की ऊर्जा प्राप्त होगी कि नहीं होगी। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक फोटोन की ऊर्जा को मैंने व्यक्त कर लिया ई डैश से, किससे, ई डैश से। इसको मैं हिंदी में लिख देता हूँ, एक फोटोन की ऊर्जा, एक फोटोन की ऊर्जा, माना कि ई डैश कितनी हो जाएगी, ई डैश कुल ऊर्जा बटे, तो कुल ऊर्जा, जहाँ कुल ऊर्जा क्या है, शक्ति के बराबर है, P/N। यहाँ जो कुल ऊर्जा है, ध्यान रखना, यहाँ कुल ऊर्जा किसके बराबर है, 100 वाट शक्ति के बराबर है। कारण क्या है, मैं आपको बता चुका हूँ कि नहीं। अरे आप इसको यदि ई डैश से व्यक्त करना चाहें तो आपको ये कन्फ्यूज हो रहा होगा, सर यहाँ ई डैश 100 नहीं दे रहा है ना, तो आप ऐसे कर लो, मैंने उसको ई डैश से व्यक्त कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ ई इक्वल कितनी हो गई, P/N। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है, जहाँ ई कुल ऊर्जा न होकर के एक फोटोन की ऊर्जा है, ई कुल ऊर्जा न होकर के क्या है, एक फोटोन की ऊर्जा है। और एक फोटोन की ऊर्जा कैसे ज्ञात करेंगे, कुल ऊर्जा यहाँ शक्ति के रूप में है या नहीं है, क्योंकि कुल ऊर्जा क्या है, 1 सेकंड के लिए कार्य शक्ति है या नहीं है। अब कार्य ऊर्जा है, तो कुल ऊर्जा क्या है, शक्ति के बराबर है। यहाँ ये कंसेप्ट थोड़ा सा डीपली है कि यहाँ जो शक्ति है वो कुल ऊर्जा के बराबर हो रही है। तो P/N कुल ऊर्जा बट्टे फोटोनों की संख्या, एक फोटोन की ऊर्जा आएगी कि नहीं आएगी। तो यहाँ जहाँ ई क्या है, एक फोटोन की ऊर्जा है। अब हमारे पास एक फोटोन की ऊर्जा आ गई, हमें ज्ञात क्या करना है, तरंगदैर्ध्य ज्ञात करना है। तो आपको पता है E = h होता है कि नहीं होता है। तो पहले तो हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो E = कितना आ जाएगा, 100, अरे P का मान कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, अपॉन N का मान कितना है, 4 × 10⁻20। तो E = कितना आ जाएगा, देखो E = कितना आ गया, इसमें इसका भाग देंगे तो 25 आएगा, 25 × 10⁻20। अब देखो एक पॉइंट में आगे आऊँगा, एक पॉइंट 25 पॉइंट है, तो एक पॉइंट आगे आऊँगा तो यहाँ क्या होगा, प्लस होगा। तो E = कितना आ जाएगा, 2.5 × 10⁻19। आप कहोगे सर आगे आने की क्या ज़रूरत थी, 25 ही बना रहने दे, क्यों परेशान कर रहे हो फालतू में। कभी कभार पॉइंटों में चक्कर पड़ जाता है, इसलिए आप फालतू परेशान हो रहे हो। देखो ऐसा नहीं है, फिजिक्स का भी एक रूप है, थोड़ा सा फिजिक्स ही मांगती है कि जैसे ये संख्या 25 × ये 100 नहीं दे रहा, फिजिक्स कह रही है थोड़ा सा एक पॉइंट आगे लेके आओ, तो फिजिक्स कह रही है 2.5 करो। आप ऐसे छोड़ दो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात थोड़ी है, कोई नहीं है। लेकिन आपको देखें जनरली संख्या ऐसी मिलेंगी 2.5, इसलिए मैंने भी कर दिया है। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो यहाँ इसलिए मैं एक पॉइंट आगे लेके आया हूँ। नहीं तो आप ये भी कह सकते सर क्यों लेके आया, उसको बेसिक क्यों परेशान कर रहे हो, 25 का 25 बना रहने दो। अब यहाँ तक बात समझ में आ गई कि नहीं। अब देखो हमारे पास ऊर्जा आ गई, एक फोटोन की ऊर्जा। अब उस फोटोन से संबंधित तरंगदैर्ध्य और ज्ञात कर लेते हैं। तो तरंगदैर्ध्य के लिए आपको बताया, चूँकि E = क्या होता है, hν होता है कि नहीं होता है। तो E = यहाँ से क्या आ जाता है, hc/λ। चूँकि ν = क्या होता है, c/λ होता है, ये आपने पढ़ा हुआ है। अब यहाँ आपके पास क्या क्या मान है, देखो लैम्डा को बदल लिया, E को नीचे ले जाओ, तो लैम्डा = कितना हो जाएगा, hc/E।
यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं? अब देखो हमें लैम्डा ही ज्ञात करना है, हमारा टारगेट कंप्लीट होने वाला है। एच का मान कितना है 6.63 इंटू 10 की पावर -34। यहाँ एच क्या है कमेंट्स में जल्दी बताओ, एच क्या है? यहाँ जिन बच्चों ने थ्योरेटिकल पोर्शन देखा होगा, एच क्या बताओ? एच प्लांक नियतांक है। यहाँ तो प्लांक नियतांक का मान कितना होगा 6.63 इंटू 10 की पावर -34 इंटू प्रकाश का वेग आपको पता ही है, प्रकाश का वेग तो आपको पता ही है क्योंकि आप मेरी लिंक को भी प्रकाश के वेग से ही शेयर करते हो हमेशा अपने दोस्तों के लिए, करते हो कि नहीं करते हो? नालायको, इतनी आप वफादार होते तो फिर क्या थी, फिर तो आपके गुरु कहाँ से कहाँ होते। चलो कोई बात नहीं, मेरे बच्चे सही वफादारी हैं, लिंक को शेयर करने से वफादार नहीं होते। 6.63 इंटू 10 की पावर -34, तो सी का मान कितना है 3 इंटू 10 की पावर 8। ई का मान आप ज्ञात कर चुके हो, कितना आया है 2.5 इंटू 10 की पावर -19, 2.5 इंटू 10 की पावर -19। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व आप कर ही सकते, जोड़ घटा गुणा भाग आप बिल्कुल परफेक्ट हो कि नहीं हो? तो कितना आ गया, करो कैलकुलेट। तो तुमसे पहले मैं कहने की कोशिश करता हूँ 8 इंटू 10 की पावर -7। अरे इतना ही हो रहा है क्या? इतना ही होगा, करके देख लो। अब इसके बाद में यदि मैं इसको एंगस्ट्रॉम में बदलना चाहूँ, किस में? एंगस्ट्रॉम में। इसको कैलकुलेट कर लेना, देखो इसको कैलकुलेट कर लेना, इसको ऊपर पहुँचा लेना, घातों को भी आप कैलकुलेट कर लेना। उसके बाद में कितना आ गया 8 इंटू 10 की पावर -7 आ गया। आप इसको बदल लो एंगस्ट्रॉम में, तो एंगस्ट्रॉम में कैसे बदलोगे? लैम्डा इक्वल कितना हो जाएगा 8 इंटू, अब एक बात बताओ, मैं यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, एंगस्ट्रॉम में बदलना है तो हमें 10 की पावर -10 की आवश्यकता है, अर्थात पॉइंट को पीछे ले जाने की आवश्यकता है या नहीं है? तो मैं यहाँ लगा देता हूँ, इस पॉइंट को पीछे ले जाने का मतलब ये हो गया 8 1 2 3, मैंने 8 में 3 0 रख दिए, तो पॉइंट को 3 अंक पीछे ले गया। यहाँ पॉइंट लगा, यहाँ पॉइंट लगा दिया, या यहाँ लगाने कोई वैसे औचित्य तो नहीं है क्योंकि यहाँ से पीछे ले गए। अब पॉइंट शो करो या मत करो कोई ज़रूरी नहीं है, हमें पता है कि पॉइंट यहाँ से 3 अंक पीछे चला गया। 3 अंक पीछे आने का मतलब घातों -3, यहाँ कितना हो जाएगा इंटू 10 की पावर -10, होगा कि नहीं होगा? अब ये किस में बन गया? एंगस्ट्रॉम में। किस में बदल गया? इक्वल 8000 एंगस्ट्रॉम। तो मान कितना आ गया 8000 एंगस्ट्रॉम आ गया। तो वहाँ थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इस मान को इधर कर देता हूँ, लेकिन ध्यान रखना स्क्रीनशॉट ले लें तो बाद में कि ये वाला मैटर मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है? तो यहाँ लैम्डा इक्वल कितना आ जाएगा? लैम्डा इक्वल, ये अलग मैटर है, ध्यान रखना, ये इसका मामला है, इधर से ऐसे फ्लो होके आए हम, तो लैम्डा इक्वल कितना हो जाएगा 8 पॉइंट को 3 पीछे ले 8000 इंटू 10 की पावर -10, इतना ही तो हो गया। मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया इसमें, तो कितना आ गया लैम्डा इक्वल 8000 एंगस्ट्रॉम। हमने इसको किस में बदल दिया? एंगस्ट्रॉम में। आपकी श्रद्धा बोली तो बदलना, अन्यथा मत बदलना, यहीं की यहीं छोड़ देना मीटर में। यहाँ ये किस में आ गया है? मीटर में। कोई ज़रूरी नहीं है आपको यहाँ तक किया जाए। तो समझ में आ गया हो तो स्क्रीनशॉट लो जल्दी। अब इस चीज़ का ध्यान रखना, देखो शक्ति यहाँ क्या बन गई है? कुल ऊर्जा है, फोटोनों की कुल ऊर्जा शक्ति बन गई है। यहाँ शक्ति को कुल ऊर्जा मत मान लेना, लेकिन यहाँ 1 सेकंड के लिए उसी शक्ति को कुल ऊर्जा कहा जाएगा। बन गई है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी फटाफट, ताकि हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करें। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। तो तीसरा, तो उम्मीद करता हूँ ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे की। तो देखो तीसरा क्या दिया हुआ है कि एक कोई धातु दी हुई है। क्या है? हमारे पास एक धातु है और उसके लिए कार्यफलन का मान दिया हुआ है। कार्यफलन को किसे व्यक्त करते हैं? जल्दी बताओ बच्चों, कमेंट्स में जल्दी आंसर आना चाहिए। कार्यफलन को किसे व्यक्त किया जाता है? कार्यफलन को किसे व्यक्त किया जाता है? मैंने बताया था आपको W0 या φ0 से व्यक्त किया जाता है कि नहीं किया जाता है। अब कार्यफलन है क्या? तीसरा क्वेश्चन, φ0 दिया हुआ है, φ0 का मान है 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्वेश्चन में इतना दिया हुआ है, फाई का मान 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब फाई का मतलब क्या हो गया? φ0 का मतलब हो गया
कि कार्यफलन, और कार्यफलन का मतलब क्या है? कार्यफलन वह न्यूनतम ऊर्जा है जो किसी धातु की सतह से या कोई प्रकाश सुग्राही सतह कहोगे तो उस प्रकाश सुग्राही सतह से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार होती है। वह न्यूनतम ऊर्जा है जिससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन प्रारंभ होता है, वही तो कार्यफलन है। और बाकी उसके कार्यफलन के अतिरिक्त जो ऊर्जा दी जाती है, मैंने आपको बताया था कार्यफलन के अतिरिक्त जो ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा यदि कार्यफलन से कुछ अतिरिक्त है तो वह इलेक्ट्रॉनिक गतिज ऊर्जा बढ़ाने में काम आती है। आती कि नहीं आती है? तो कार्यफलन ऊर्जा क्या है? कार्यफलन एक ऊर्जा ही है, तो वह ऊर्जा है जो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन, मतलब या आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन प्रारंभ होता है। ऊर्जा के जिस मान पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन प्रारंभ होता है, अर्थात प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना होती है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना उत्पन्न कब होगी? जब वो जो फोटोन की ऊर्जा है कार्यफलन के बराबर होगी, तभी तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना उत्पन्न होगी। तो यहाँ ये कहा जा रहा है, यहाँ पूछा ये जा रहा है कि फाई नॉट का मान दिया हुआ है, धातु के कार्यफलन का मान दिया हुआ है कि इतनी ऊर्जा पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना उत्पन्न होगी। तब उस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि तब उस फोटोन की तरंगदैर्ध्य क्या होगी? जब कार्यफलन का मान इतना होगा तब उस फोटोन की तरंगदैर्ध्य क्या होगी, या आप कह सकते हो अधिकतम तरंगदैर्ध्य क्या होगी, वो हमें तरंगदैर्ध्य ज्ञात करनी है, या आप कह सकते हो लैम्डा का मान ज्ञात करना है। ये लैम्डा का मान अब कौन सा लैम्डा हो जाएगा? ये लैम्डा नॉट। मैं इसको लैम्डा नॉट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये कार्यफलन पर फाई नॉट पर, या अभी ये कह सकते हो जब फोटोन की ऊर्जा फाई नॉट के बराबर थी तब उसकी हमें उससे संबद्ध तरंगदैर्ध्य ज्ञात करनी, तो उससे संबद्ध तरंगदैर्ध्य को लैम्डा नॉट से व्यक्त करना पड़ेगा। तो लैम्डा हमें ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने के लिए आपने पढ़ा है ई इक्वल क्या है? एच न्यू। अरे पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? लेकिन जब हम बात करेंगे इसकी कार्यफलन के लिए, कार्यफलन ऊर्जा दी हुई है तो ई का मान क्या दिया हुआ है? कार्यफलन के बराबर है, तो फाई नॉट लिखेंगे यहाँ। अरे फॉर्मूला तो क्या है हमारा? ई इक्वल एच न्यू। मैं इसी में से बना रहा हूँ, देखना कैसे बनेगा। तो ई की जगह तो मैंने क्या कर दिया, ऊर्जा कार्यफलन के बराबर है तो फाई नॉट कर दिया। एच तो एच ही रहेगा, वो तो सदाबहार है, हमेशा कांस्टेंट ही है। अब न्यू नॉट, यहाँ न्यू की जगह न्यू नॉट कर देंगे हम देहली आवृत्ति, क्यों? कार्यफलन की संगत आवृत्ति देहली आवृत्ति होती है कि नहीं होती है? कार्यफलन की संगत आवृत्ति देहली आवृत्ति और कार्यफलन की संगत तरंगदैर्ध्य देहली तरंगदैर्ध्य होती है कि नहीं होती? मैंने आपको बता चुका हूँ, तो इसलिए उसी तरंगदैर्ध्य को मैं यहाँ लैम्डा नॉट से व्यक्त करूँगा। तो ये तो फाई नॉट हो गया, फाई नॉट क्या हो गई? कार्यफलन हो गया। तो यहाँ फाई नॉट इक्वल कितना हो जाएगा? एच। न्यू नॉट का मतलब क्या हो जाएगा? सी अपॉन लैम्डा नॉट, सी अपॉन लैम्डा नॉट, क्योंकि न्यू इक्वल क्या होता है? सी अपॉन लैम्डा। होता है कि नहीं होता है? अरे चूंकि सी इक्वल क्या होता है, सॉरी न्यू इक्वल क्या होता है? सी अपॉन लैम्डा। होता है कि नहीं होता है? जब कार्यफलन की बात आती है, देहली आवृत्ति की बात आती है, तो देहली तरंगदैर्ध्य, उससे संबद्ध तरंगदैर्ध्य भी क्या होगी? देहली तरंगदैर्ध्य। तो देहली आवृत्ति से संबद्ध तरंगदैर्ध्य क्या होगी? देहली तरंगदैर्ध्य होगी। होगी कि नहीं होगी? तो सी अपॉन लैम्डा नॉट हमने यहाँ रख दिया। हमें ज़रूरत किसकी है? यहाँ लैम्डा नॉट की जरूरत है, तो लैम्डा नॉट को इधर ले जाओ, इस फाई नॉट को इधर ले आओ। तो लैम्डा नॉट इक्वल कितना हो जाएगा? एच सी अपॉन फाई नॉट। अब सारे मान आपके पास है, लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात यही है कि फाई नॉट का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है, तो एच का मान भी आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखोगे। पहला काम तो ये कर सकते हो आप, या तो एच का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखो, या तो आप एच का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखो, तो इसको बदलने की जरूरत नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही दिया हुआ है। या आप एक दूसरा काम ये कर सकते हो, दो तरीके से कर सकते हो इसको। एक तो इसको एच के मान को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल करके, या एच के मान को आप जूल में ही रखो, जूल इंटू सेकेंड में रखो, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कैसे बदलना होगा? जूल इंटू सेकेंड में, सॉरी जूल में, क्योंकि ऊर्जा है तो जूल में बदलेगी, तो इसको किस में बदलना होगा? जूल में बदलना होगा। आप कोई सा भी एक काम कर सकते हो। मैं यहाँ एच का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रख रहा हूँ, और एच का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप कैसे परिवर्तित करोगे वो यहाँ समझ लो। चूँकि एच इक्वल क्या होता है? 6.63 इंटू 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। अरे इतना ही तो होता है। अब हमें जूल इंटू सेकेंड को किस में बदलना है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है। तो मैं आपको बता चुका हूँ, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। इतना ही तो होता है। तो जूल में मान दिया हुआ है, तो इसको नीचे ले आओ। इसको कहाँ ले आएंगे? नीचे। तो 1/1.6 इंटू 10 की पावर -19 इक्वल कितना हो जाएगा? 1 जूल। अब 1 जूल इक्वल इतना है, तो इतने जूल इक्वल कितना होगा? इसे मल्टीप्लाई कर दो 1/1.6 इंटू 10 की पावर -19 का। जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मान आ जाएगा H इक्वल, या आप इसको डायरेक्ट याद कर लें, वो फ़ायदा है।
तो डायरेक्ट याद करोगे तो बहुत से न्यूमेरिकल आएंगे, आप इसको ऐसे कब तक कैलकुलेट करोगे। डायरेक्ट मान रखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान आएगा वो आएगा 4.14 इंटू 10⁻⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात समझ में आ गई कि नहीं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट अब इंटू सेकेंड भी आएगा। यहाँ मात्रक क्या हो जाएगा इसका, एच का मात्रक क्या हो जाएगा, प्लांक नियतांक का मात्रक क्या हो जाएगा 4.14 इंटू 10⁻⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू सेकेंड। बात समझ में आ गई कि नहीं। हमने इसको बदला कैसे है कि इसमें मल्टीप्लाई किसका किया है 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 का, जूल इंटू सेकेंड को किसमें बदल लिया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू सेकेंड में। बात समझ में आ गई कि नहीं। तुम्हारे पास एच का मान ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया, वही किसमें जूल में। मैं आपसे कहूँगा कि आप दोनों ही मान याद करो, तो आपको दोनों ही मान याद करने हैं। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई कि नहीं। तो मैं यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले मान को रख लेता हूँ। यदि आप जूल वाले मान को यहाँ रखते हो तो फाई नॉट को किसमें बदलना पड़ेगा, 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना पड़ेगा। तो एक काम कर लो, या तो इसको जूल में बदल लो, इस मान को यूज कर लो। ये मान यूज होगा जब इसको जूल में बदलोगे, अब ये मान यूज होगा जब इसको आप किसी में भी नहीं बदलोगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही रहेगा, क्योंकि ये भी मान किसमें है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो बच्चों यहाँ तक समझ में आ गई कि नहीं बात। अब मैं इस मान को रख रहा हूँ, कितना हो गया 4.14 इंटू 10⁻⁻15। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हो, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। अब देखो सी का मान कितना होगा 3 इंटू 10⁸, इतना ही तो होगा, अपॉन फाई नॉट का मान कितना है 2.2। अब यहाँ क्या ये मीटर में आएगा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू सेकेंड में आएगा, या इससे ये कट जाएगा। अब उस मात्रक को मत रखो, फाइनली मात्रक रख देना, कोई जरूरी नहीं बीच में मात्रक रखना है। तो लैम्डा नॉट कितना हो जाएगा, इसको हल करो, सॉल्व करो, क्या आएगा 4.14 इंटू 3। इसको अलग कर लो, इसको अलग कर लो, तो इसको अलग करेंगे तो कितना आएगा, जल्दी बताओ बच्चों। तो इसका 12.42 आ जाएगा, तो 12.42। अरे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो, और इंटू ये कितना बचा 10⁻⁻15, 10⁻8, 10⁻⁻7, इतना ही तो बचेगा, अपॉन 2.2, इतना ही तो आएगा। अब देखो हम इसका इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, जल्दी करो, कितना आएगा 56, 5, 6, 4.5, इतना ही आ रहा है क्या, देखना इसका भाग दो इसमें, इतना ही आ रहा है कि नहीं, इंटू 10⁻⁻9। अरे ये तो आ गया कि नहीं, कैलकुलेशन है, कर सकते हो आप। तो इसके बाद में कितना आ जाएगा, जब इसको सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, इस पॉइंट को थोड़ा सा पीछे ले जाओ, क्योंकि माइनस करने की जरूरत है हमें, क्योंकि यहाँ हमें इसको किस में बदलिए, मीटर में आ गया, एंगस्ट्रॉम बदलेंगे तो 5645 एंगस्ट्रॉम हो गया, एक पॉइंट पीछे ले गया तो ये माइनस हो गया, तो इसके बाद -10 किस में बदल गया, एंगस्ट्रॉम में बदल गया। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, इससे आपकी समझ में आ जाए। चाहे आप इसके सामने लिख लो 5645 एंगस्ट्रॉम। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं। अब आप इसका ले लो स्क्रीनशॉट, समझ में नहीं आया हो तो बताओ। इसके साथ ही ये इतनी न्यूमेरिकल आज काफ़ी है, इसके साथ हम नेक्स्ट कल की क्लास में बात करेंगे। और जितनी भी यदि आपकी कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तो आप व्हाट्सएप पर भेज सकते हो, मैं आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर दूंगा। ठीक है बच्चों, आज की क्लास आप यहीं समाप्त करते हैं, और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना जिससे सभी को न्यूमेरिकल का फ़ायदा मिल सके। क्योंकि मेरा मानना यह है कि न्यूमेरिकल बहुत कम लोग कराते हैं ऐसा, लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको यदि बेस बनाना है, नेवी, एयरफोर्स और एनडीए में आपको कैरियर बनाना है, यदि आपको कंपटीशन अच्छे से क्वालिफाई करना है, मानता हूँ राजस्थान बोर्ड में काम नहीं आए, लेकिन कंपटीशन जरूर काम आएंगे। आप तो ये मानो कि सर हमें कंपटीशन की तैयारी करा रहे हैं, हालांकि राजस्थान बोर्ड में 10-12 नंबर के आते हैं, कम नहीं है 10-12 नंबर। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ गुड बाय, अलविदा, कल मिलते हैं।